बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 3 दिन से एक अननोन नंबर से उससे मुसलसल कॉल्स आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई एहतियात पसंद लड़की थी। अननोन नंबर पर बातें करना उसका पुराना मशगला था, मगर अभी उसका एक नया दोस्त बना था तो वो कैसे किसी अनजान के साथ रवाबित बढ़ा लेती। मगर इस नंबर की पाबंदी से आती कॉल्स के साथ जब उसे एक खूबसूरत नज़म मैसेज में भेजी गई तो उसे पढ़कर वो रह न सकी और जवाब में लिख डाला, बहुत आला जबरदस्त। रिप्लाई आया, आला लोगों के लिए आला ही लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। वो खुशी से खिल उठी, इठलाकर पूछा, दोस्ती की शर्त लगाई है किसी से या ऐसे ही नंबर में ला लिया? दोस्ती तो हो चुकी, इसके लिए शर्त ही नहीं खुलूस की जरूरत होती है। अरे वाह, ऐसे कैसे दोस्ती हो गई? मैं तो आपको जानती भी नहीं। उसने अपनी तरफ से थोड़ा फासला रखने की कोशिश की, वरना अंदर से उससे बात करना अच्छा लग रहा था। अगर दोस्ती ना होती तो मेरी नज़म पे वाह की बजाय नंबर ब्लॉक होता। वो चुप रही। थोड़ी देर बाद एसएमएस आया, मेरा यही नंबर व्हाट्सएप पे है। वो फौरन व्हाट्सएप पे गई तो एक संजीदा मगर पुरकशिश लड़के की तस्वीर थी। उसे वो अच्छा लगा, मगर उसी वक्त उसके मौजूदा बॉयफ्रेंड की कॉल आने लगी। उसने रिसीव करके कहा, शोना थोड़ा बिजी हूं, थोड़ी देर में बात करती हूं। अगला व्हाट्सएप उस अनजान को किया, यह तस्वीर आपकी है? जी। आगे से बस इतना ही जवाब आया। वो सोच में पड़ गई कि अगली क्या बात करे कि अनजान का व्हाट्सएप आया है। एबाद नाम है मेरा, उसने जवाब दिया। हेबा, खैर ये तो आपका नाम नहीं है, पर मान लेते हैं। वो हैरान हुई कि उसे कैसे पता चला। थोड़ी परेशान भी हुई कि कोई जानने वाला तो नहीं। मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये नाम, ये तस्वीर आपकी अपनी है? यकीन तो आप कर चुकी हैं, जभी तो मुझे ब्लॉक नहीं किया। फिर उसने इत्मीनान से जवाब दिया। उस पूरी रात उसने इबाद से बातें की और सुबह तक अपनी तस्वीर बमाए असली नाम जो सबा था वो उसे भेज चुकी थी। इतनी जल्दी वो किसी लड़के को नंबर नहीं देती थी। कर इबाद में कुछ था कि दिल यकीन करने को चाहता था। एक हफ्ता इसी तरह व्हाट्सएप पे बात करते करते उनकी कॉल पे बात शुरू हो गई, लेकिन हमेशा कॉल इबाद करता, क्योंकि जब वो मिलाती नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग जाता। जब भी ये बात उसने इबाद को कही वो कुछ न कुछ कहकर टाल जाता। पिछले बॉयफ्रेंड को वो ब्लॉक कर चुकी थी। उसे लगता था शायद उससे अब किसी की जरूरत ना रहे। इबाद में कुछ खास था। एक दिन सबा ने बहुत बेताबी से इबाद से मिलने की ख्वाहिश की। इबाद कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने उसे एक जगह बताई कि वहां मगरिब के बाद पहुंच जाए। सबा को अंदाजा हुआ कि जगह कुछ दूर थी और शायद कोई पार्क हो, मगर मगरिब के वक्त कौन सा पार्क खुलता है? शायद वो उसे रश में बुलाकर बदनाम ना करना चाहता हो। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड का बहाना करके घर से निकली और ऑटो वाले को पता समझाया तो वो चौंका। बेबी, वहां तो पुराना कब्रिस्तान है, आप इस वक्त कब्रिस्तान जाएंगी? अरे चाचा, आपसे जो कह रही हूं वो करें। ऑटो वाले ने उसे किसी कब्रिस्तान के पास उतार दिया। इंतहाई सुनसान जगह पे एक पुराना सा कब्रिस्तान था। वो जगह देखकर डर गई, मगर इबाद से मिलने की लगन इतनी हावी थी कि उसने जल्दी से किराया दिया और आगे बढ़ गई। मगर कब्रिस्तान में जाने की उसकी हिम्मत ना हुई। कुछ देर उसने इंतजार किया कि शायद इबाद उसे खुद लेने आए, मगर उसकी कॉल आने लगी, कब्रिस्तान के अंदर आ जाओ। क्या पागल हो गए हो इस वक्त कब्रिस्तान में? प्लीज तुम हो कहाँ, यहां आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो अब शदीद खौफ में मुब्तला हो चुकी थी। मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा, अंदर आओ। इस बार उसने थोड़ा रोब से कहा। वो उसकी नाराजगी के खौफ से अंदर की तरफ बढ़ी। उसकी टांगें कांप रही थी और माथे पे पसीना आ चुका था। इबाद उसे काल पे गाइड कर रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से उसकी हिदायतें सुनकर जब एक कब्र के पास पहुंची तो इबाद की आवाज आई, बस तुम पहुंच गई हो, यहीं रुक जाओ। मगर तुम कहाँ हो? बस रो देने को थी। उसने कपकपाती आवाज से पूछा, तुम्हारे सामने जो कब्र है मैं वही हूं। वो ये बात सुनकर लरज गई। उसने सामने वाली कब्र पे लिखा नाम पढ़ा तो वो पूरी जान से हिल गई। कब्र पे लिखा था इबादुर रहमान वल्द शफीकुर रहमान, और लिखी हुई तारीख के मुताबिक इंतकाल 2 साल पहले ही हुआ था। उसे लगा उसका दिल सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसने सोचा तेजी से दौड़कर बाहर निकले। उसी लम्हे किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा और वो लहराकर बेहोश हो गई। वो जैसे ही किसी गहरी नींद से जाग रही हो। झींगरों की आवाज उसकी समात पर बहुत गरां गुजर रही थी। उससे आंखें खोलना मुश्किल हो रही थी। उसने सर दाएं बाएं पटखा और जब मुश्किल से आंख खोल पाई तो वो रात के अंधेरे में
किसी कच्ची जमीन के हिस्से पे पड़ी थी। हल्की जर्द रोशनी किसी दूर लगे बल्ब की उसकी आंखों पर पड़ी। उसने आंखों पे हाथ रखा, वो जमीन पे हाथ जमा कर उठ बैठी और दोबारा आंखें खोली तो एक कब्र के पास बैठी थी। उसे एकदम सब याद आया। इबाद ने उसे यहां बुलाया था और यह कब्र। वो तेजी से उठने के चक्कर में हलकान हो गई। उसके आसाब कमजोर पड़ रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ये कब्र इबाद की कैसे हो सकती है? अगर वो मर गया तो फिर वो कॉल्स, वो शख्स कौन है? एकदम उसे मोबाइल याद आया, मगर मोबाइल कहीं नहीं था। उसने चकराते सर से कुछ याद किया तो उसे याद आया कि किसी ने इसके कंधे पे हाथ रखा था। उसने मुड़कर हर जगह निगाह डाली। उसके बाल बिखर चुके थे, कपड़ों पे मट्टी लगी थी, मोबाइल का नामो निशान न था। वो यहां से भागना चाहती थी, मगर 2 कदम चलकर उसके कदम मुंजमद हो गए। इबाद के बराबर में एक खाली कब्र थी, लेकिन जिस चीज को देखकर उसकी आंखें फटीं और दिल बाहर आने लगा, वो उस खाली कब्र के सरहाने लगे संगे मरमर के टुकड़े पे लिखा वो नाम था, सबा हमीद बिन्नते हमीद खान। और आज की तारीख दर्ज थी। वो एकदम पलटी, मगर सामने अंधेरे में कोई था जिसने उसे धक्का दिया और वो सर के बल कब्र में जा गिरी। उसने चीख मारकर उठने की कोशिश की, मगर एकदम बहुत सारी मट्टी उसकी आंखों और खुले मुंह से अंदर गई। उसने मट्टी थूक कर आंखें साफ की, दोबारा खोलने की कोशिश की, मगर मट्टी बहुत तेजी से उस पर गिर रही थी। वो मुंह खोलती, मट्टी उसके मुंह में जाने लगती। आंखें खोलती तो मट्टी आंखों में जाती। वो चीख भी नहीं पा रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी। मट्टी का बोझ उस पे बढ़ता जा रहा था। बस चेहरा बचा था और अब वो भी मट्टी में दब रहा था। उसका दम घुट रहा था और जैसे उसकी जान उसके जिस्म से निकल गई हो। हॉस्पिटल के बेड पे उसका सर दाएं बाएं हिलता देख नर्स जल्दी से डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर के साथ उसके बाबा ने भी अंदर आना चाहा, मगर डॉक्टर ने उन्हें इजाजत नहीं दी। उसके बाबा, मामा, भाई और कुछ करीबी रिश्तेदार सब आईसीयू के बाहर थे। सबा को होश आ गया था, लेकिन वो इतनी डिस्टर्ब थी कि डॉक्टर ने उसे फिर सुकून की अद्वियात देकर सुला दिया था। बाबा ने बाकी लोगों को घर भेज दिया था, लेकिन मामा न मानी। वो जाए नमाज बिछाकर शुक्राने के नवाफिल पढ़ने लगी। बाबा बेंच पे बैठे सोच रहे थे कि जब उन्होंने 9 बजे सबा का पूछा तो उसकी मामा ने कहा दोस्त के घर है, जिस पे बाबा फिक्रमंद हुए। ये कौन सा वक्त है? मामा भी अंदर अंदर से तो परेशान थी। बाबा ने कहा कौन सी दोस्त है, कॉल करो। मामा ने उसकी करीबी सहेलियों को कॉल की तो सबने मना कर दिया कि आंटी सबा तो यहां नहीं है। अब 10 बज चुके थे और सब घर वाले परेशान बैठे थे। भाई हॉस्पिटल देख आया था, अब सिर्फ पुलिस स्टेशन जाना रह गया था। मामा का रो रो कर बुरा हाल था। उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था और फिर 10:30 बजे बाबा के नंबर पे कॉल आई। को रिक्शे वाला था जिसने बताया कि उनकी बेटी उसके रिक्शे में बेहोश हो गई थी। उसके मोबाइल से नंबर लिया और वो फलां हॉस्पिटल में इमरजेंसी में है। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो रिक्शे वाला वहां मौजूद नहीं था और अब उसका नंबर भी बंद था। नर्स ने सबा का मोबाइल उन्हें दिया, जो शायद बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो चुका था। अब ये तो सबा ही बता सकती थी कि माजरा क्या है। वो काफी फिक्रमंद थे और खुद को ही कोस रहे थे कि हमारे लाड प्यार ने हमारी औलाद को कितना आजाद कर दिया है। 3 दिन हो गए थे सबा को घर आए हुए। वो बस एक जगह देखती रहती। उसे कब्रिस्तान में गुजरा एक एक लम्हा, इबाद की कब्र, कंधे पे किसी का हाथ रखना, उसका बेहोश हो जाना, फिर हॉस्पिटल के बेड पे होश में आने से पहले का देखा गया ख्वाब बार बार तंग करते। वो रातों को उठ उठ कर चीखने लगती। मामा मुसलसल उसके रूम में रहने लगी थी, मगर उसे कोई सवाल नहीं करता। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि इस पे किसी किस्म का प्रेशर ना हो। आंटी मैं आपको कब से बताना चाह रही थी, मगर हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिन से उसकी किसी बदनामी लड़के से दोस्ती थी। हमने उसे बहुत समझाया कि किसी अनजान से राब्ता ना करो, मगर वो मानी ही नहीं। सबा की दोस्त आज उससे मिलने आई तो कुछ देर पहले मामा के पास बैठी। मामा अपनी बेटी के बारे में ये सब जानकर बहुत शर्मिंदा थी। वो रोने लगी और उस दिन वो इबाद से ही मिलने जा रही थी। हम सबको बहुत खुशी खुशी बताया था, अब पता नहीं हुआ क्या। मामा ने रोते रोते कहा वो कुछ बताती भी नहीं, हम खुद पूछ नहीं सकती। पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नजर खा गई। निदा सबा के पास बहुत देर बैठी, मगर सबा ने उससे कोई बात ना की। थक कर वो वापस आ गई। सबा की मामा ने हिम्मत करके उसके बाबा और भाई को सब बता दिया।
सबा का भाई आदिल तो आपे से बाहर हो गया। लेकर आई इसका मोबाइल, मैं छोड़ूंगा नहीं, उस लड़के का नंबर दें उसका। आप लोगों को कहता था मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं। महंगे महंगे मोबाइल, अकेली निकल जाना, बहुत ढील दी थी ना, अब भुगतें। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। जीशान और हैदर रोज नाइट ड्यूटी के लिए साथ जाते थे। आज देर होने के सबब जीशान ने उसे बाइक कब्रिस्तान वाली रोड पर डालने को कहा। पुराना कब्रिस्तान आसेबी मशहूर था, इसलिए ये रास्ता कोई इस्तेमाल नहीं करता था। हमेशा हैदर डरता था और जीशान उसका मजाक उड़ाता था। आज वाकई देर हो गई, हैदर को माननी पड़ी। जैसे ही वो दोनों कब्रिस्तान के सामने से गुजरे, जीशान ने उसे गाड़ी रोकने को कहा। अबे पागल हो गया है क्या, यहां कहां रुकवा रहा है? हैदर ने बाइक हल्की की मगर रोकी नहीं। अबे मैं कह रहा हूं तू रोक। इसके अंदाज पे हैदर ने बाइक रोकी तो उसे भी घुटी घुटी चीखों की आवाजें आने लगी। जीशान तेजी से बाइक से उतरा। हैदर ने उसे रोका मगर वो ना माना और कब्रिस्तान के अंदर भागा। हैदर उसे रोकते रोकते खुद भी उसके पीछे लपका। उन दोनों के भागने से कब्रिस्तान में शोर उठा और वो जब चीखों तक पहुंचे तो एक अध खुली कब्र में एक लड़की घुटी घुटी चीखें मार रही थी। जीशान आगे बढ़ा मगर हैदर ने हाथ रोका, पर वो नहीं रुका और तेजी से मट्टी हटाने लगा। मट्टी अभी लड़की के आधे वजूद पे ही पड़ी थी। हैदर उसके इरादे देखकर उसकी मदद करने लगा। वो लोग लड़की को बाहर निकालने में कामयाब हो चुके थे। हैदर भागकर बाइक पे लटकी पानी की बोतल ले आया, लड़की के मुंह पे डाली, उससे कुल्लियां करवाईं। फिर लड़की बेहोश हो गई। एक लड़की जिसका नाम जैनब था, वो एक फेसबुक ग्रुप की मशहूर राइटर थी। पुराने कब्रिस्तान में आध खुली कब्र में पाई गई। 2 राहगीरों ने बर वक्त एम्बुलेंस बुलवाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। बाबा की आदत थी वो आवाज बुलंद खबरें पढ़ते थे। सबा अब काफी बेहतर हो गई थी, वो नॉर्मल होती जा रही थी। मगर इस वक्त बाबा के मुंह से ये खबर सुनकर उसने झपट कर बाबा से अखबार लिया और अखबार में दी गई कब्रिस्तान और वो खुली कब्र की तस्वीर देखकर उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। खुली कब्र के बराबर में बनी कब्र पे लिखा हुआ नाम वाज़े पढ़ा जा सकता था, इबादुर रहमान वल शफीकुर रहमान। सबा ने जिद पकड़ ली कि उसे इस लड़की जैनब से मिलना है। हमीद साहब उसे हॉस्पिटल ले गए। सबा ने जैनब के भाई सुहेल को बताया कि वो जैनब की फैन है, जो कि सच ही था। सबा भी उस ग्रुप में थी जहां जैनब लिखा करती थी। जैनब अब बेहतर हालत में थी, वो बस बेहोश हुई थी। एहतियातन उसका मैदा वॉश कर दिया गया था ताकि जो भी मट्टी वगैरह अंदर गई हो वो बाकी ना रहे। सबा ने उसकी हिम्मत को सराहा कि वो कितने एतमाद से बैठी हुई है, जबकि खुद सबा का तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तन्हाई मिलते ही सबा ने अपना तारुफ करवाया, ग्रुप का हवाला दिया और अपने और इबाद के बारे में सब जैनब को बता दिया। जैनब चौंकी, लेकिन उसने जाहिर ना किया। और जब सबा ने रिक्शे वाले चाचा का जिक्र किया तो जैनब इस बार अपने तासुरात छुपा नहीं सकी। वो तो शुक्र है वो चाचा अल्लाह के नेक बंदे थे, वो वहीं रुक गए होंगे और उन्होंने ही मुझे अस्पताल पहुंचाया। जैनब के ज़हन के पर्दे पे वही रिक्शे वाला उभरा जो उसे कब्रिस्तान ले गया था और उसे समझाया भी था कि वो कब्रिस्तान ना जाए, लेकिन उसने बस सबा का हाथ थामकर इतना कहा, देखो सबा, एक वक्त आता है जब हमें अपनी गलतियों का अदराक हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम अब कभी ऐसी गलती नहीं दोहराओगी। सबा को थोड़ा महसूस हुआ कि ये खुद भी तो इसी चक्कर में वहां गई थी और मुझे समझा रही है। खैर, गलत भी नहीं कह रही, वो तो जब भाई ने फोन ऑन किया तो वो फॉर्मेट हुआ था। क्या पता मैं शायद इससे दोबारा कांटेक्ट कर लेती, कुछ भी हो सकता था। सबा को सोच में गुम देखकर जैनब ने कहा, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने जो कुछ हमारे साथ किया अल्लाह उससे बदला लेगा। उस दिन उन राहगीरों ने अल्लाह ही ने भेजा था और वो शोर सुनकर भाग गया। उसकी सच्चाई जो भी है जल्द सबके सामने होगी इंशाल्लाह। जैनब की समातों में वो झिंगरों की आवाज, एक हयूले का खुद पे तेजी से मट्टी डालना, फिर कदमों का शोर और उसका भाग जाना, सब घूम गया। उसने झुरझुरी ली और खुद को मजबूत किया। सुहेल भाई के साथ पुलिस इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुए। जैनब ने सबा को इशारा किया कि तुम अब जाओ। वो नहीं चाहती थी कि सबा को इस केस में ना घसीटा जाए। इस आसेबी कब्रिस्तान के अतराफ से 3 और लड़कियों की मसकशुदा लाशें मिल चुकी थी, मगर उनके घरवाले किसी किस्म की कार्रवाई में शामिल होने को तैयार नहीं थे। ये चौथा वाकया था जो जैनब की शक्ल में सामने आया था और इस बार इस इलाके का इंस्पेक्टर भी बदल चुका था। वो इस केस में खासी दिलचस्पी ले रहा था। राइटर ग्रुप में एक जवान शायर साहिर ने दबंग एंट्री मारी थी। तमाम शायरी के दिलदादा उसके दीवाने थे। बिस्मा ने भी ग्रुप ही कुछ दिन पहले ज्वाइन किया था।
वो बहुत शौक, चंचल और हाजिर जवाब लड़की थी। हर पोस्ट पे मजे मजे के कमेंट्स देना, खासकर लड़कियों की पोस्ट पे वो जवाबी कमेंट्स बहुत इंजॉय करती थी और जिससे ज्यादा बात होती उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती। जब लड़की खुद ही फ्रेंड बनने को तैयार हो तो और क्या चाहिए। ग्रुप में इसके फ्रेंड्स बढ़ते जा रहे थे और आराम से इसके व्हाट्सएप तक भी रसाई पा चुके थे। वो बहुत एतमाद से कमेंट्स में सबके सामने ही कह देती थी कि मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें प्लीज। काफी लोग पीठ पीछे इस पे बातें बनाते कि कैसी लड़की है, लेकिन इसकी शौक चंचल फितरत की वजह से मर्द हो या खवातीन सभी इसके सर्कल में शामिल थे। वो शायर साहिर को भी बहुत कमेंट करती, मगर साहिर की आदत थी वो किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, ना ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता। बस हर कमेंट पे अंगूठे का निशान लगाकर शुक्रिया अदा कर दिया करता था। बिस्मा ने बारहा साहिर को कमेंट्स में कहा कि प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, मगर वो अनदेखा कर जाता। उसे ग्रुप में से ही एक लड़के हमजा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर ली। कुछ दिन बाद हमजा से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और बात व्हाट्सएप तक चली गई। मगर व्हाट्सएप उसका प्रोफाइल नाम इबाद देखकर उसने सवाल किया तो हमजा ने कहा यही मेरा असली नाम है, बहुत खास दोस्तों को पता है। वो भी किसी से चैट कर रही थी कि इबाद की आती कॉल देखकर मुस्कुराई और रिसीव करके एक अदा से कहा क्या हुक्म है मेरे आका। आका कनीज से मिलना चाहता है। बिस्मा बहुत खुश हुई और जवाबन कहा मेरे आका बुलाएं और मैं हाजिर ना हूं, आप बस हुक्म करें। जवाबन इबाद ने जो उसे एड्रेस दिया वो कोई अजीब सी जगह थी। वो अगले दिन वक्त मुकर्ररा पर घर से निकली। 2 रिक्शे वालों को तो जगह ही समझ न आई। फिर एक चाचे का रिक्शा खड़ा नजर आया। चाचा ने एड्रेस देखकर उसकी आंखों में देखते हुए समझाया बेटा ये तो पुराना कब्रिस्तान है, आप इस वक्त मगरिब के वक्त कहां जा रही हैं। ओहो चाचा, आपसे जितना कहा उतना करें प्लीज। वो कहकर रिक्शे में बैठ गई और कब्रिस्तान रवाना हो गई। जब एक खुली कब्र उसका इंतजार कर रही थी। रिक्शे वाले चाचा ने बिस्मा को कब्रिस्तान के मेन गेट पर उतारा और हल्की रफ्तार से रिक्शा ले गए। बिस्मा बिल्कुल वैसी ही घबराई हुई लग रही थी जैसे सब लड़कियां होती थी। कुछ देर बाद वैसे ही इबाद की कॉल आई और उस बहस मुबाहिसे के बाद बिस्मा जब कब्रिस्तान के रास्ते इबाद की कब्र तक पहुंची तो बिल्कुल वैसे ही इसके तासुरात थे जैसे और लड़कियों के होते हैं। और जब उसने पलट कर जाना चाहा वैसे ही एक हयोले के 2 हाथ उसकी तरफ धक्का देने के लिए बढ़े, मगर अचानक 4 हाथों ने उस हयोले को दबोचा और तीसरे शख्स ने उसके मुंह पर टार्च मारते हुए कहा चल बे गोरकन की औलाद, बहुत कब्रें खोद ली, अब तेरी कब्र थाने में तेरा इंतजार कर रही है। दोनों पुलिस कांस्टेबल उस शख्स को धक्का देते हुए कब्रिस्तान से बाहर लाए। बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां थीं, एक में उस शख्स को हथकड़ी पहनाकर बैठाया गया और दूसरी में बिस्मा को। जख्मों से चूर जिस्म के साथ वो नीम बेहोश था और उसकी आंखें बंद हो रही थीं कि इस पर बाल्टी भरकर पानी फेंका गया। जैसे ही उसने आंखें खोली जर्द बल्ब की रोशनी उसे तकलीफ देने लगी। वो चिल्लाया बंद करो इसे, मुझे अंधेरे में रहने दो। इंस्पेक्टर नबील ने उसके बाल मुट्ठी में पकड़े और धाड़ा बहुत रह लिया तू अंधेरे में, अब रोशनी डाल अपने करतूतों पे। तूने इतनी लड़कियों की जिंदगी क्यों खराब की, बोल नहीं तो दफनाऊं तुझे भी जिंदा कब्र में। खराब को मैं क्या खराब करूंगा, आवारा थी, बदचलन, बल्कि हर औरत जिंदा दफनाने के काबिल होती है, सब की सब। वो चिल्लाया। नबील ने एक पंच मारा, उसके दहाने से खून आने लगा। तुझे पैदा करने वाली भी औरत थी तेरी मां, तू किसी कब्र से नहीं निकला। आख थू, गाली है मां गाली मेरे लिए। मेरा बस चलता तो मैं खुद उसे जमीन में गाड़ता, लेकिन मेरे बाप ने मार डाला उसे। मार डाला। वो जनूनी अंदाज में हंस रहा था और साथ में रो रहा था। एक हिजाब में लेडी साइकेट्रिस्ट जो वहां मौजूद थी उसने इंस्पेक्टर नबील को इशारा किया। इंस्पेक्टर ने कमरा खाली करवाया। अब सिर्फ वो साइकेट्रिस्ट और नबील मौजूद थे। क्यों मारा तुम्हारे बाप ने उस औरत को? दानिस्ता डॉक्टर ने मां कहने से इज्तनाब किया। मेरे बाप को धोखा देती थी, गंदी सी गाली दी, मेरे सामने 8 साल के बच्चे के सामने अपने यार से मिलती थी। वो खुर्राया। वो अपने हवास में नहीं था। कब से ऐसा करती थी? क्या वो शुरू से ऐसी थी? मारता था मेरा बाप नशे में, भूखा रखता था मुझे और उसे। फिर उसने मोहल्ले के आदमी से याराना कर लिया। हमारा पेट भरता रहा और वो फहाशी पे उतर आई। फिर गाली दी। 2 दिन मैं इस मुर्दा अफरियत के पास बैठा रहा। फिर उसका आशना आया तो लाश देखकर पुलिस ले आया। मेरे बाप को अड्डे से पकड़ लिया गया, उसे फांसी हो गई। एक औरत ने बर्बाद कर दिया मुझे। वो फिर चीखने लगा और रोने लगा। फिर क्या हुआ? शाबाश, हिम्मत करो, बताओ तुम कहाँ रहे?
मेरा बदफितरत चाचा मुझे ले गया। चाची मर चुकी थी, बस एक बेटी थी उसकी किरण। चाचा मुझे गुलामों की तरह रखता, मारता, सब काम करवाता, पढ़ाया भी इसलिए कि मैं इसके काम आ सकूं, और अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दिया। साली। एक और गाली दी, तो पढ़कर तुम अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे, जॉब करके किरण के साथ इज्जत की जिंदगी को अहमियत क्यों नहीं दी? इज्जत कहां से मिलती है? इज्जत नफरत करती थी वो मुझसे। उसके बाप का गुलाम था मैं, एक बुजदिल कमीना था मैं। भाग गई वो मेरी बुजदिली देखकर, थूक गई मेरे चेहरे पे। अब वो चीख चीख कर मुगल्लज़ात बक रहा था। मगर तुम्हारे पास तालीम थी, तुम क्यों आगे ना बढ़े? मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। साले रिश्वतखोर सबके सब मरेंगे जहन्नम में। मैं रिक्शा चलाने लगा और फिर एक दिन किरण मुझे रोड पे खड़ी मिली। मैंने रिक्शा रोका, वो मुझे देखकर माफी मांगने लगी, पैरों में गिर गई। इसके साथ धोखा हुआ, इज्जत भी गई। मैंने उसे रिक्शे में बिठाया और उसी कब्रिस्तान में लाकर घसीटता हुआ ले गया। उसके दुपट्टे से उसके हाथ बांधे और वहीं पड़े लोहे के बांस से गड्ढा खोदकर उसे जिंदा दफन कर दिया। मैंने अपनी मां को दफना दिया, मैंने किरण को दफना दिया। जिंदा दफना दिया। कुछ देर डॉक्टर उसे खामोश घूरती रही। फिर उसने कहा, बाकी लड़कियों का क्या कसूर था? लड़की होना कसूर था इसलिए मार दिया। जो भी औरत मर्द के सामने अपनी इज्जत रोलती है उसे दफना देना चाहिए। सबा को क्यों छोड़ दिया तुमने? वो बेहोश हो गई थी और मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता था, इसलिए वापस ले गया। मैं ही बाबा बनकर रिक्शा चलाता था, लड़की को छोड़कर पीछे वाले गेट से अंदर जाता था। मैंने सबा का मोबाइल भी फॉर्मेट करके दे दिया ताकि दोबारा राब्ता हो, मैं किसी तरह दोबारा बुलाऊं और ऐसे ही अजियत दूं उसे। मगर उस गाली का मोबाइल ही बंद था। कैसे पता चलता है तुम्हें कि कौन लड़की लड़कों से बात करती है? ये जो सोशल मीडिया है ना, किसी को नहीं छोड़ता, सब पता चल जाता है। मैं ग्रुप्स में जाता था, कभी शायर बन के, कभी मुसन्निफ बन के, और सब पता चल जाता था। मगर कभी सोचा तुमने तुम्हारा असल दुश्मन तुम्हारा बाप ही था, जो मारता था मां को और तुम्हें भी भूखा रखता था? तो दुश्मनी सिर्फ औरत से क्यों? क्यों वो मेरी मां थी। वो इतनी शिद्दत से धाड़ा कि एक लम्हे को डॉक्टर भी हिल गई। मां थी वो मेरी। अब वो रोने लगा। मेरी मां थी। उस औरत ने मुझसे मेरी मां छीन ली, किसी की रखेल बन गई। मैं भूखा ठीक था, बाप मारता वो ठीक था, मगर मेरी मां ने क्यों? मां, मेरी मां चाहिए मुझे, मेरी मां चाहिए। मां। जख्म उधड़े तो एक 8 साल के बच्चे का बैन बाहर आने लगा, जो उसने 2 दिन अपनी मां की लाश के पास बैठकर बर्दाश्त किया था। वो चीख रहा था, मां को पुकार रहा था। नबील और डॉक्टर उसे तासुफ से देख रहे थे। फिर डॉक्टर ने उसके बाजू में एक इंजेक्शन लगाया और वो बेसुध हो गया। मैं इबादुर रहमान वल शफीकुर रहमान हर औरत से अपनी मां के बिछड़ने का बदला लेना चाहता था, और जिंदा दफन करके तड़पता हुआ देखकर मेरी तस्कीन होती। फिर मैं उस लाश को निकालकर उसे इबरत का निशान बनाकर दुनिया के सामने फेंक देता था। लेकिन मैं भूल गया, इंसाफ करने का इख्तियार जिसके पास है वो सब देख रहा है। मैं गलत था और मेरा अंजाम आपके सामने है। मैं सबा हमीद, बिगड़े हुए माशरे की एक तस्वीर। हम लड़कियां जब अपने वालिदैन की इज्जत का जनाजा निकालती हैं तो हम भूल जाती हैं कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिदैन की कोई नेकी काम आई और मैं बच गई, शायद इसलिए कि मुझे ज़ैनब से मिलना था। अब मेरी पूरी जिंदगी भी शुक्राने में अदा हो तो कम है। मैं डॉक्टर ज़ैनब, जी हाँ, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। अदबी ग्रुप में शौकिया लिखती हूँ। जब मेरी बातचीत इबाद से शुरू हुई तो मैं समझ गई थी वो एक नफ्सियाती मरीज है, और इसी वजह से मैंने उससे दोस्ती का ड्रामा किया ताकि मैं इसके करीब होकर इसका इलाज कर सकूं। दरअसल हमारी जिंदगी में बहुत से किरदार अपना अपना असर छोड़ते हैं, मगर जो हमारे जहन में नक्श हो जाए वही हमारी पूरी जिंदगी का पैमाना बन जाता है। जैसे इबाद का बाप भी जालिम था, जिसकी वजह से उसकी मां को यह सब करना पड़ा। उसका चाचा भी गलत रवैया रखता था, जिसकी वजह से वो बुज़दिल बनकर किरण के सामने आया और वो उसे छोड़ गई। कहने को रिश्वतखोर नौकरियां बेचने वाले भी इसके मुजरिम हैं, लेकिन इसने चुना तो बस अपनी मां को। जब सबा मेरे पास आई तो मैंने सोच लिया था कि अब क्या करना है, और इंस्पेक्टर नबील के साथ मिलकर ये सब करने में कामयाबी मिली। मगर ठहरें, एक किरदार से और मिलिए। मैं इंस्पेक्टर अलीना उर्फ बिस्मा। बचपन से मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है। जब डॉक्टर ज़ैनब ने सर नबील से अपने प्लान का जिक्र किया तो मैंने फौरन अपनी खदमात पेश करने की ऑफर की, और हमारी पूरी टीम की भरपूर कोशिशों से हम यहां तक पहुंचे। जी हां, टीम इस ग्रुप में अक्सर जिन लड़कों को मैं बबांगे दाहल कमेंट में ही दोस्ती की ऑफर करती थी,
वो सब हमारी टीम थी। टीम के अलावा कोई और होता तो उसके नंबर वगैरह से हम जांच पड़ताल करके उसे ब्लॉक कर देते थे और बिलाखिर हम इबाद तक पहुंच ही गए। अरे रुकें, किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही, मैं जरा उसे ब्लैकलिस्ट में डाल दूं।